हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वे में स्वागत है। आज आपके लिए हिंदी यूपी टेट का 2020 का संपूर्ण प्रश्न पत्र व्याख्या सहित लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। आपका क्वेश्चन दिया गया है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। धूमकेतु का पर्यायवाची पूछा गया। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अश्व, असुर, अग्नि या आकाश। तो धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली, खेल शिक्षण प्रणाली, व्याकरण शिक्षण प्रणाली या गद्य शिक्षण प्रणाली। आपसे पूछा जा रहा है निगमन प्रणाली। तो निगमन प्रणाली आर्थिक विश्लेषण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि से आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना सरल हो जाता है। यह विधि सबसे पुरानी विधि है और इसका प्रयोग कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली में किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बौना का तत्सम क्या होगा। बौना का तत्सम पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बामन, वापन, वपन या बान। तो बौना का तत्सम आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, वामन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तत्सम क्या है। आत्मा, अपनापन, निज या आत्मजा। इसमें आपका तत्सम पूछा जा रहा है, तो आपका तत्सम आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कफन कहानी के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या राजेंद्र यादव। कफन कहानी के लेखक पूछा जा रहा है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी कफन कहानी के लेखक हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको बता दें, कफन कहानी हिंदी साहित्य जगत की एकमात्र ऐसी कहानी है जिसके प्रकाशन की स्वर्ण जयंती 1986 में पूरे विश्व भर में मनाई गई थी। वर्ष भर में इसकी मनाई गई थी। 1986 में मुंशी प्रेमचंद्र ने कफन कहानी के लेखक हैं और ये इनकी अंतिम कहानी थी। याद रखिएगा, ये इनकी अंतिम कहानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उपयुक्त पंक्ति में मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, ये क्या है। ये पूछा गया है कि ये क्या है, मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति। इससे किसका तात्पर्य पूछा जा रहा है। साहित्य का, विज्ञान का, वाणिज्य का या कला का। तो इसका सीधा संबंध विज्ञान से होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए गए, इसलिए अपने पेपर से मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। वाच्य पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि वाच्य क्या होता है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण या विषय क्या है। कारण या विषय, तो उस कारण या विषय को ही वाच्य कहते हैं। तो इस सेंटेंस में पूछा जा रहा है, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो इसमें आपका भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा ही पूछा जाता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या विरोधाभास।
तो आपको बता दें इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आपको बता दें कि रूपक अलंकार क्या होता है। जब किसी पंक्ति में गुण की अत्यंत समानता होती है तो उसमें उपमेय को उपमान बता दिया जाता है। उपमेय को उपमान बता दिया जाता है जिससे कि दोनों में अंतर समझ में नहीं आता, तो उसमें पक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम धीरे धीरे पढ़ता है में अव्यय है। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। राम धीरे धीरे पढ़ता है में क्या कौन सा अव्यय है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। जहाँ पर भी धीरे धीरे जल्दी जल्दी इस तरह के शब्द आ जाएं उनमें क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इस तरह के शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? अभी आपको पिछली क्लास में बताया गया था, जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी हो वो देख लें जाकर। हिमालय से गंगा निकलती है, इस तरह का ही एक सेंटेंस था जिसमें आपको बता दिया गया था जब कोई चीज़ किसी जगह से अलग हो रही है तो उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें स्पष्ट बताया गया था। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी अपादान सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये हिमालय से गंगा अलग हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पर झीन, मानो सुर सुसरिता विमल, जल उद्दत युगमीन। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास या यमक। आपको बता दें इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जिन पंक्तियों में भी जनु जानहु, जनु जानहु या मनु मानहु आ जाए। मनु मानहु आ जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब इसमें ये मानहु आ गया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा। आप बस इन चार चीज़ों को याद रख लीजिएगा, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? कृदंत, अकर्मक, सकर्मक या संयुक्त क्रिया। वह खेल रहा है में सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये किसकी रचनाएं हैं? सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। इनकी रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए पढ़ते रहें। चा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है, कंठ है, दंतव्य है या कंठ तालव्य है? चा आप लोग बोल कर देख लीजिए चा, इसलिए ये दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि, आग्नेय, अज्ञेय या आग। अग्नि का विशेषण आग्नेय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी पदार्थ
का वर्णन किया जाए वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? मह प्लस ऐंद्र, महा प्लस इंद्र, मह प्लस इंदर या महा प्लस इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया है तो ये महा प्लस इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। नाव जल में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पे पर आ जाता है, वहीं पर अधिकरण कारक हो जाता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संपन्नता, असंभव, एक से बढ़कर दूसरा या नष्ट करना। शेर को सवा शेर, इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अक्सर कहते सुना होगा आपने कि शेर को अब सवा शेर मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति की जन्मदाता कौन शिक्षा शास्त्री थे? कार्लटन वॉसबर्न, डेकाली, मैडम मॉन्टेसरी या फ्रॉबेल। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के, तो ये आपका फ्रॉबेल है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। आपकी पिछली क्लास में इसी तरह के कई शब्दों पर चर्चा की गई थी, इसलिए जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी हो तो वो देख जरूर लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द लिप्सा, बुभुक्षा, जिज्ञासा या प्रमेय। खाने की इच्छा आपकी बुभुक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये भूख से रिलेटिव है, इसलिए इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बुभुक्षा यानी कि खाने की इच्छा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक या वाचन। आपको बता दें उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। जब कोई विद्यार्थी या विद्यार्थियों का समूह किसी विशेष समस्या के निवारण के लिए या उसको समस्या का समाधान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण को प्रयोग में लाया जाता है किसी विशेष समस्या के लिए, इसलिए ये सामाजिक, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवर का विलोम शब्द, प्रवर का विलोम शब्द होता है अवर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अवर। आपको बता दें अंतिम का प्रारंभिक या प्रारंभ, अंतिम का अवर, प्रवर का अवर हो जाएगा और प्रशस्त का अप्रशस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, कुतबन या विद्यापति। ये पंक्तियां आपकी अमीर खुसरो जी की हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंबल भारती, तुलसीराम या शिवराज सिंह बैचैन। जूठन आत्मकथा के
लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्या कहलाती है? जब एक क्रिया समाप्त हो गई और वो दूसरी क्रिया की तरफ बढ़ गया तो ये क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूले कास सकल मही हाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत। अभी आपको बताया था उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। जनु जानो मनु मानो, जनु मनु और जानो मानो। तो इन पंक्तियों में आपको जनु दिख रहा होगा, इसलिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। घर, पहाड़, नदी पूछे जा रहे हैं आपसे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जब किसी शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसी शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसमें घर, नदी, पहाड़ से घर किसी एक घर के लिए नहीं, बहुत सारे घरों के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने कुछ नहीं खाया है में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। उसने कुछ नहीं खाया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोधक कर रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होते हैं जो किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित नहीं होने का बोध होता है, जिससे इसमें कुछ खाया है, कुछ ये नहीं पता कि क्या खाया है, इसलिए इसमें जहाँ कुछ, किसी, कोई आ जाता है वहाँ पर अनिश्चयवाचक संज्ञा हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में कभी भी कुछ, किसी या कोई आता है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना, पीछा छुड़ाना, विस्तृत अनुभव होना, धुन लग जाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है अच्छी बातें कहकर बहलाना या किसी को झूठी दिलासा देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। तो आज आपका हिंदी का पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपकी अगली वीडियो में दूसरा पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।